केंद्र सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में ही वन नेशन वन इलेक्शन यानी कि एक देश एक चुनाव विधेयक पेश करने जा रही है और इस बिल को अगले हफ्ते लोकसभा में रखा जा सकता है। एक देश एक चुनाव पर आम सहमति बनाने के लिए सरकार इस बिल को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी कि जेपीसी को भी भेजना चाहती है। अगर जेपीसी ने क्लियरेंस दे दी और संसद के दोनों सदनों में ये बिल पास हो गया तो इसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। राष्ट्रपति के साइन करते ही ये बिल कानून बन जाएगा। अगर ऐसा हो गया तो देश भर में 2029 तक एक साथ चुनाव होंगे। लेकिन सरकार क्यों चाहती है एक साथ चुनाव? विपक्ष को इस बात की टेंशन है। वन नेशन वन इलेक्शन पर आपके हर सवाल के जवाब आगे इस वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। आइए जानते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन की वकालत क्यों की जा रही है। तो आपको बता दें कि वन नेशन वन इलेक्शन के लागू होने के बाद देश में चुनाव की प्रक्रिया कितनी बदल जाएगी और विपक्ष इसका क्यों विरोध कर रहा है। इससे पहले आपको ये बता दें कि वन नेशन वन इलेक्शन है क्या। भारत में फिलहाल राज्यों के विधानसभा और देश के लोकसभा चुनाव अलग अलग समय पर होते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है देश में एक साथ चुनाव कराना। नवंबर 2020 में पीएम नरेंद्र मोदी ने कई मंचों पर वन नेशन वन इलेक्शन पर बात की है। उन्होंने कहा है कि एक देश एक चुनाव सिर्फ चर्चा का विषय नहीं है बल्कि भारत की जरूरत है और हर कुछ महीने में कहीं ना कहीं चुनाव हो रहे हैं। इससे विकास कार्यों पर भी प्रभाव पड़ता है। पूरे देश की विधानसभाओं और लोकसभा के चुनाव एक साथ होते हैं तो इससे चुनाव पर होने वाले खर्चे भी कम हो जाएंगे। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर विपक्ष कई तरह के तर्क भी दे रहा है। कांग्रेस का तर्क है कि एक साथ चुनाव हुए तो वोटर्स के फैसले पर भी असर पड़ने की संभावना है। चुनाव 5 साल में एक बार होंगे तो जनता के प्रति सरकार की जवाबदेही भी कम हो जाएगी। वन नेशन वन इलेक्शन पर विचार के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में 2 सितंबर 2023 को कमेटी बनाई गई थी। कोविंद की कमेटी में गृह मंत्री अमित शाह, पूर्व सांसद गुलाम नबी आजाद, जाने माने वकील हरीश साल्वे, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, 15वें वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष NK सिंह, पॉलिटिकल साइंटिस्ट सुभाष कश्यप, पूर्व केंद्रीय सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी समेत 8 मेंबर हैं। बता दें कि केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कमेटी के स्पेशल मेंबर बनाए गए हैं। कमेटी ने 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी और इसे 18 सितंबर को मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दी। बता दें कि कोविंद कमेटी ने वन नेशन वन इलेक्शन पर क्या सुझाव दिए ये भी आपको बता दें। कोविंद कमेटी ने सुझाव दिया कि सभी राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल अगले लोकसभा चुनाव यानी कि 2029 तक बढ़ाया जाए। पहले फेज में लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं। दूसरे फेज में 100 दिनों के अंदर निकाय चुनाव कराए जा सकते हैं। हंग असेंबली नो कॉन्फिडेंस मोशन होने पर बाकी 5 साल के कार्यकाल के लिए नए सिरे से चुनाव कराए जा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन लोकसभा विधानसभा स्थानीय निकाय चुनाव के लिए राज्य चुनाव अधिकारियों की सलाह से सिंगल वोटर लिस्ट और वोटर ID कार्ड तैयार कर सकता है। कोविंद पैनल एक साथ चुनाव कराने के लिए डिवाइसों, मैन पावर और सिक्योरिटी फोर्स की एडवांस प्लानिंग की सिफारिश भी कर रही है। वन नेशन वन इलेक्शन पर सरकार ने क्या कहा, अब ये भी आपको बता देते हैं। सरकार ने कहा है कि कोविंद कमेटी की ये सिफारिशें 2029 के लोकसभा चुनाव के बाद लागू होंगी। 2029 के लोकसभा चुनाव के बाद राष्ट्रपति एक नियत तारीख तय करेंगे जिससे राज्यों और केंद्र के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। इसके लिए कम से कम 5 से 6 संवैधानिक संशोधन की जरूरत पड़ेगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि मोदी कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन पर कोविंद कमेटी के सुझावों पर विचार करने के लिए जेपीसी के पास बिल को भेजा जाएगा। देश भर में भी चर्चा होगी और इसके बाद ही अगला कदम उठाया जाएगा। आपको बता दें कि कमेटी ने इसके लिए 62 राजनीतिक पार्टियों से संपर्क किया है और इनमें से 32 पार्टियों ने वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन किया है। वहीं 15 दलों ने इसका पुरजोर विरोध किया है, जबकि 15 ऐसी पार्टियां भी रहीं जिन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। 191 दिन की रिसर्च के बाद कमेटी ने 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंपी। कमेटी की रिपोर्ट 18,626 पेज की है। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए कई देशों के संविधान का एनालिसिस भी किया गया। कमेटी ने स्वीडन, जापान, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, बेल्जियम, फिलीपींस, इंडोनेशिया के इलेक्शन प्रोसेस की स्टडी भी की है। बता दें कि दक्षिण अफ्रीका में अगले साल मई में लोकसभा और विधानसभा इलेक्शन होंगे।
जबकि स्वीडन इलेक्शन प्रोसेस के लिए अनुपातिक चुनावी प्रणाली अपनाता है। जर्मनी और जापान की बात करें तो यहाँ पहले पीएम का सिलेक्शन होता है, फिर बाकी चुनाव होते हैं, और इसी तरह इंडोनेशिया में भी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव साथ में होते हैं। अब आपको बताते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन के लिए कौन सी पार्टियां तैयार हुई हैं। तो वन नेशन वन इलेक्शन का बीजेपी नीतीश कुमार की जेडीयू, तेलुगु देशम पार्टी यानी कि टीडीपी चिराग पासवान की एलजेपी ने समर्थन किया है, और इसके साथ ही असम गण परिषद, मायावती की बहुजन समाज पार्टी और शिवसेना यानी कि शिंदे गुट ने भी वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन किया है। किन पार्टियों ने विरोध किया है ये भी आपको बताते हैं। तो आपको बता दें कि वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध करने वाली सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, और इसके अलावा समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, सीपीएम समेत 15 दल इसके खिलाफ थे, जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग समेत 15 दलों ने वन नेशन वन इलेक्शन पर कोई जवाब नहीं दिया। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या देश में एक साथ चुनाव कराना संभव है? तो आपको बता दें कि वन नेशन वन इलेक्शन को संसद ने पास कराने के लिए 2/3 राज्यों की रजामंदी की जरूरत होगी। अगर बाकी राज्यों से सहमति लेने की जरूरत हुई तो ज्यादातर नॉन बीजेपी सरकारें इसका विरोध करेंगी। विपक्ष के कई दलों ने इसके संकेत पहले से ही दिए हैं। वहीं अगर सिर्फ संसद से पारित कराकर कानून बनाना संभव हुआ तब भी कानूनी तौर पर कई दिक्कतें सामने आ सकती हैं। जिन राज्यों में हाल में सरकार चुनी गई वो इसका खुलकर विरोध कर सकते हैं। टेन्योर को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। बीजेपी और नॉन बीजेपी राज्य सरकारों में मतभेद इतना ज्यादा है कि वन नेशन वन इलेक्शन पर आम सहमति बनाएंगे ऐसा मुमकिन नहीं लगता। वन नेशन वन इलेक्शन लागू हुआ तो यूपी, गोवा, मणिपुर, पंजाब व उत्तराखंड का मौजूदा कार्यकाल 3 से 5 महीने घटेगा। गुजरात, कर्नाटक, हिमाचल, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा का कार्यकाल भी 13 से 17 महीने घटेगा। असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी मौजूदा कार्यकाल यहाँ कम होगा। अगर राज्यों की सरकारें गिर गईं तो क्या मिड इलेक्शन होंगे? तो इसका आपको जवाब देते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर यह भी सवाल है कि अगर किसी राज्य की सरकार गिर जाती है तो क्या होगा? बीच कार्यकाल जो सरकारें गिर जाएंगी उन राज्यों की मध्यावधि चुनाव होंगे या नहीं होंगे तो क्या वहां शेष अवधि में राष्ट्रपति शासन कायम रहेगा? ऐसे केस में वन नेशन वन इलेक्शन की प्रक्रिया क्या होगी? इन सवालों का अभी जवाब मिलना बाकी है, इसलिए सरकार इस बिल को जेपीसी के पास भेजना चाहती है। अब आपको बताते हैं कि ममता बनर्जी सहित विपक्षी दलों ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर मोदी सरकार को जमकर घेरा है। बता दें कि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 2 बिलों को मंजूरी दिए जाने के बाद सरकार पर जोरदार हमला बोला है, और इसमें से एक विधेयक के जरिए संविधान में संशोधन हो सकेगा और लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराना संभव हो सकेगा। ये बिल बीजेपी के एक राष्ट्र एक चुनाव के सपने को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। बता दें कि तृणमूल नेता ममता बनर्जी पहले से ही इस प्रस्ताव की मुखर आलोचक रही हैं। उन्होंने इसे संविधान के मूल ढांचे को नष्ट करने की साजिश कहा था। ममता ने देर शाम को इस संघ विरोधी कदम की निंदा की। उन्होंने इसे भारत के लोकतंत्र और संघीय ढांचे को कमजोर करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि हमारे सांसद इस क्रूर कानून का पूरी तरह से विरोध करेंगे। बंगाल कभी भी दिल्ली की तानाशाही सनक के आगे नहीं झुकेगा। ये भारत के लोकतंत्र को निरंकुशता के चंगुल से बचाने के बारे में है। इसी तरह ममता बनर्जी के साथ डीएमके के नेता और तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने भी एक राष्ट्र एक चुनाव के प्रस्ताव की घोर निंदा की है और इसे लोकतंत्र विरोधी बताया। वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध भी जमकर हो रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि विपक्षी दलों का अगला कदम क्या होगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद।